जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल द इंजीनियर पर। एसएससी जेईई नॉन टेक्निकल पीवाईक्यू सीरीज में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 जून 2024 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आए हुए क्वेश्चन को। इसका पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसमें 25 क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉन्कैटनेट फंक्शन का कार्य क्या है, आपको बताना है। व्हाट डज द कॉन्कैटनेट फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डू। ये है एक अधिक सेलों से टेक्स्ट को एक सेल में संयोजित करता है। या बी है टेक्स्ट को जो है अलग अलग सेलों में विभाजित करता है। या टेक्स्ट को अपर केस में परिवर्तित करता है। या डी है सेलों की रेंज को औसत ज्ञात करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो फर्स्ट है यही कि एक से अधिक सेलों के जो टेस्ट को एक से सेल में जो है संयोजित करता है। तो एक अधिक सेलों से टेस्ट को एक सेल में संयोजित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो एक्सेल में कॉन्कैटनेट फंक्शन अब नए वर्जन में इसे कॉन्कैट कहा जाता है। इसका जो उपयोग है दो या अधिक सेलों के जो टेस्ट हैं इन्हें जोड़कर एक सेल में दिखाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर A1 में लिखा है विक्रम और B1 में लिखा है कुमार, तो इसका जो इक्वल हो जाएगा कॉन्कैटनेट जो हो जाएगा A1 से B1 का परिणाम जो होगा वो हो जाएगा विक्रम कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की निम्नलिखित में से किस समूह की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है, आपको बताना है। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप की, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप समूह की है, या पुडुचेरी और लक्षद्वीप की है, या डी पुडुचेरी और चंडीगढ़ की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी और जो चंडीगढ़ की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ की देख लेते हैं। तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ शहरी जनसंख्या लगभग 100% या कहीं कहीं जो है 97-8% भी मिलता है। यहाँ जो है पूरी तरह से लगभग शहरी निवास करते हैं। जबकि जो पुडुचेरी है यहाँ पे लगभग 68% से अधिक आबादी जो है शहरी है। यह जो है दक्षिण भारत में स्थित और एक प्रमुख शहरी केंद्र है। जब दोनों की जनसंख्या को आप लोग मिला लेंगे चंडीगढ़ प्लस पुडुचेरी की, तो इन दिए गए ग्रुपों में जो समूह है सबसे अधिक आबादी वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 भारत की जो है 15वीं जनगणना थी। इस जनगणना में जो है भारत की कुल जनसंख्या अप्रॉक्सीमेट 121.08 करोड़ या 1.21 बिलियन थी। इसमें शहरी जनसंख्या जो था 31.16% और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.84% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित कल रामनाथ निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं, आपको बताना है। मेवाती घराना से, इंदौर घराना से, आगरा घराना या भिंडी बाजार घराना से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेवाती घराना से। तो जो मेवाती घराना है इसी से संबंधित रखते हैं पंडित कल रामनाथ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो पंडित कल रामनाथ एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय वायलिन वादक हैं। वे मेवाती घराने से संबंधित है। मेवाती घराने की स्थापना जो है गुलाब कादिर खान के द्वारा की जाती है। और इसके बाद में जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज और लोकप्रिय इसे बनाया। पंडित कल रामनाथ ने शास्त्रीय संगीत के साथ साथ फ्यूजन और वेस्टर्न म्यूजिक भी काम किया। घराने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपराएं हैं जो शैली, गायन, वादन तकनीक से पहचानी जाती हैं। प्रमुख घराने देख लेते हैं। तो जो ग्वालियर घराना है यह सबसे पुराना घराना माना जाता है। किराना घराना यह जो है सुरों की शुद्धता और विस्तार पर आधारित है। जो आगरा घराना है यह ख्याल जो गायन है इसके लिए प्रसिद्ध है। और जबकि जो मेवाती घराना है यह भक्ति संगीत और भावपूर्ण राग प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है।
भारत की पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी आपको बताना है। 1950 में, 1951 में, 1956 या 1961 में। तो भारत की जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान वर्ष 1951 से 1956 के लिए शुरू की गई थी। इसे जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो देख लेते हैं। तो कृषि का विकास था, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाएं इसी में आई, सामुदायिक विकास। इस योजना का जो आधार था ये था हेरोल्ड डॉमर मॉडल। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी यह किस पर आधारित थी, तो ये थी हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर। इसमें बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि भाखड़ा नांगल और हीराकुंड बांध शुरू किए गए थे। बना नहीं है, ध्यान रखना है। सेकेंड जो परियोजना होता है इसमें बनाया जाता है, इसमें होता है 56-57, ध्यान रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान शुरुआत 1951 में। अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी ये 12वीं योजना 2012 से 2017 तक चली। ये पूछा जा सकता है कि अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल कितना था, तो ये 2012 से 2017 के मित। और कौन थी पंचवर्षीय योजना थी, तो 12th। इसके बाद जो है 2017 से पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी गई और नीति आयोग के तहत 15 वर्षीय जो दृष्टि दस्तावेज है और 7 वर्षीय रणनीति लागू की गई। जो नीति आयोग है ये ध्यान रखना है, अब इसके स्थान पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासकों ने भारत के किस प्रांत में अपना प्रभुत्व जो है स्थापित किया है, को बताना है। असम में, उड़ीसा में, बंगाल में या कश्मीर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। तो पाल शासक पाल डायनेस्टी ने 18वीं शताब्दी में बंगाल के क्षेत्र में अपनी जो है सत्ता स्थापित की। पहले जो पाल शासक थे ये था गोपाल, लगभग 750 ईस्वी, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद जो है धर्मपाल और देवपाल जिसे शासकों ने पाल साम्राज्य को और मजबूत बनाया। पाल साम्राज्य ने बिहार और बंगाल से बिहार और असम तक अपना विस्तार किया। पाल शासक महायान जो बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे। तो कहीं क्वेश्चन पूछ लिया कि जो पाल शासक थे ये किस धर्म के संरक्षक थे, तो बौद्ध धर्म के। कौन सी शाखा था, महायान। पाल वंश की जो राजधानी थी पहले मुंगेर थी और बाद में पाटलिपुत्र कर दी गई। पाल शासकों ने जो है शिक्षा और संस्कृत को भी बढ़ाया। उन्होंने ही जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतीपुर जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी। पाल कला शैली मूर्तिकला और बौद्ध चित्रकला के लिए जानी जाती है। किस केंद्र शासित प्रदेश में काट एवं दाह जो कृषि को दीपा कहा जाता है, आपको बताना है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा इसे डिटेल में। तो भारत में जो झूम खेती है सिप्टिक कल्टीवेशन है, यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। इस खेती में जो है जंगल के एक हिस्सों को काटकर जलाकर साफ किया जाता है। राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। कुछ साल खेती करने के बाद जमीन को छोड़कर नया क्षेत्र जो है चुन लिया जाता है। अन्य क्षेत्रों में नाम अदर देख लेते हैं इसका। तो जो झूम है यह जो है पूर्वोत्तर भारत है, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में किया जाता है। पोदो या पोनाम जो है यह उड़ीसा में, और जो बेवर है यह मध्य प्रदेश में, कुमारी जो है पश्चिमी घाट में, और जबकि दीपा जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ये हम लोग देख ही लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, जो यह नारा है किस भारतीय से प्रेरित है, आपको बताना है। स्वामी विवेकानंद से, सच्चिदानंद, सचिंद्रनाथ सान्याल, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने ही आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज इज माई ब्राइट
बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उन्होंने जो है भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। तिलक को जनता जो है लोकमान्य कहकर पुकारती थी, इम्पोर्टेंट है ये। वे जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी गुट के जो है प्रमुख नेता थे। तिलक ने जो है मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा नामक अखबार शुरू किया। ध्यान रखना है, मराठी में तो केसरी को और जो अंग्रेजी में जो है द मराठा या मराठा जो अखबार है इसे शुरू किया है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सभी जो आप लोगों को डिटेल कराया जा रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। उन्होंने गणेश जो उत्सव है और शिवाजी जयंती है जैसे उत्सवों को सार्वजनिक रूप से मनाना शुरू किया है ताकि जनता में राष्ट्र भावना जागे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के संदर्भ में वर्कबुक शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है। ए है किसी फाइल के भीतर एक एकल सेट, बी है संपूर्ण माइक्रोसॉफ्ट का एकल सेल फाइल या गणना में प्रयुक्त एक सूत्र या एक चार्ट या ग्राफ। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही इसका राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के संदर्भ में जो वर्कबुक है यह संपूर्ण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल है, द कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। एक्सेल में जब आप कोई फाइल बनाते हैं जैसे कि तो उसे वर्कबुक कहा जाता है। ध्यान रखना है आप लोगों को कि एक्सेल में जब आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसे वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक के अंदर कई जो है वर्कशीट हो सकती हैं जैसे कि सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3। उदाहरण देख लेते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट डैश रिकॉर्ड्स डॉट XLSX नाम की फाइल बनाते हैं तो वह जो पूरी एक्सेल फाइल है यह एक वर्कबुक है, ये ध्यान रखना है। उसके अंदर सीट नंबर 1 मार्क्स, सीट नंबर 2 अटेंडेंस, सीट नंबर 3 फीस आदि हो सकती हैं। ये तो आपके जो बना रहे उसके अकॉर्डिंग होगा। वर्कबुक जो है ध्यान रखना है इसे, यह पूरी किताब है यानी पूरी जो एक्सेल फाइल है इसे कहते हैं। और जबकि वर्कशीट है, वर्क जो सीट है यह किताब का एक पन्ना, इंडिविजुअल सीट इनसाइड दी फाइल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के आंदोलन के दौरान मेरठ छावनी में सैन्य विद्रोह किस तारीख को हुआ था आपको बताना है। 17 मई 1857 को या 9 अप्रैल 1857 को या सी है 10 मई 1857 को या डी 30 मार्च 1857 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 मई 1857 को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसका जो आरंभ यह मेरठ से हुआ था। अंग्रेज़ों ने भारतीय सिपाहियों की एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने को कहा जिसमें जो है जिसकी कारतूसों में कथित रूप से गाय और सूअर की चर्बी जो है लगी होती थी। यह जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। मेरठ छावनी में जो है असंतोष फैल गए और 10 मई 1857 को सैनिकों ने बगावत कर दी। विद्रोही सैनिकों ने जेल में बंद साथियों को मुक्त किया और अंग्रेजों पर हमला किया। इसके बाद जो है दिल्ली की ओर कूच कर गए और बहादुर शाह जो जफर है इन्हों को ही भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है आपको बताना है। लूनी है, कावेरी है, भीमा है या तापी है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है वो है लूनी। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है लूनी नदी प्रणाली या नदी सिस्टम है। लूनी नदी को मरुस्थली नदी यानी रिवर ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। यह नदी जो है अजमेर जिले के नाग पहाड़ी, अड़ी पर्वत, पुष्कर घाटी जो है वहाँ से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। यह नदी जो है पश्चिम की ओर बहती हुई कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। यह राजस्थान की जो है सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। कावेरी जो है यह दक्षिण भारत में कर्नाटक और तमिलनाडु। भीमा जो है महाराष्ट्र कृष्णा के यहाँ सहायक नदी है। जो तापी है मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के
पश्चिमी भाग में शुष्क मृदा का विकास हुआ? आपको बताना है तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान। तो आई थिंक इसे आप लोग सभी कर लेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो थार मरुस्थल है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो शुष्क मृदा, एरिड सॉइल को रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। राजस्थान के जो पश्चिमी भाग हैं, जैसे कि थार मरुस्थल का जो रीजन है या क्षेत्र है, वहाँ पर इसका विकास हुआ। इसमें जो है नमक की मात्रा यानी सैलिनिटी जो है सबसे अधिक होती है, और जल जो धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यह बहुत कम होती है। यह कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होती है, जिसमें जिप्सम की परतें भी मिलती हैं। उचित सिंचाई और उर्वरक डालने पर इसमें जो है गेहूँ, बाजरा, जौ और दालें जैसे जो फसलें हैं यह उगाई जा सकती हैं। तेलंगाना यह जो है काली कपास वाली मिट्टी या जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, यहाँ पाई जाती है। बिहार में यह मुख्य रूप से जो है जलोढ़ यानी एलुवियल जो सॉइल है ये पाई जाती है। असम में जो है जलोढ़ मृदा और लाल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल डैश का एसआई मात्रक है जिसे 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर एक समान रूप से लगाए गए 1 न्यूटन के बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रेशर को, एनर्जी, पावर या मास डेंसिटी यानी द्रव्यमान घनत्व को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रेशर। पास्कल या जिसे शॉर्टकट में पीए लिखते हैं, एसआई प्रणाली में दाब यानी प्रेशर का मात्रक है। इसकी जो परिभाषा है, 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला ये हो गया P = फोर्स अपॉन एरिया। ऊर्जा देख लेते हैं। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है यह है जूल। शक्ति यानी जो पावर है इसका एसआई मात्रक होता है वाट, जबकि जो द्रव्यमान घनत्व है यानी मास डेंसिटी है इसका एसआई मात्रक होता है किग्रा पर मीटर क्यूब। फिल्म कश्मीर की कली के लिए संगीत किसने दिया था? आपको बताना है। हेमंत कुमार ने दिया था, नौशाद ने दिया था, सलील चौधरी ने दिया था या ओपी नैयर ने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओपी नैयर ने दिया था। तो 1964 में रिलीज हुई फिल्म कश्मीर की कली में जो संगीत है यह ओपी नैयर ने दिया था। इस फिल्म के गाने जो है बहुत बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे कि इशारों इशारों में दिल लेने वाले और ये चांद सा रोशन चेहरा। इसमें मुख्य कलाकार जो हैं शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर थे। हेमंत कुमार यहाँ जो है 20 साल बाद और नागिन जैसी फिल्मों में संगीत दिया, जबकि जो नौशाद हैं यह मुगल-ए-आजम, बैजू बावरा आदि जैसे फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। जो सलील चौधरी है मधुमती, आनंद जैसी फिल्मों में संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जो है तालाब के पानी में जीवित कोशिकाओं की जो है खोज की? ए है रॉबर्ट ब्राउन, बी फ्रांक बाउर या सी रॉबर्ट हुक या डी है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक? तो ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने ही जो है पहली बार तालाब के पानी में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक को जो है सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। 1774 में उन्होंने ही अपनी बनाई सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से तालाब के पानी में सबसे पहले सूक्ष्मजीव लिविंग सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसे देखा। उन्होंने ही एनिमलकुलेस कहा जाता है। इन्हें जो है एनिमलकुलेस कहा। ये ध्यान रखना है कि एंटोन जो ल्यूवेनहॉक है उन्होंने कहा है। जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने जो है 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी, और जो रॉबर्ट हुक है 1665 ईस्वी में कार्क के टुकड़े में सेल शब्द का जो है पहली बार किया। ध्यान रखना है। तो रॉबर्ट हुक 1665 में कार्क के टुकड़े में सेल यानी कोशिका शब्द का पहली बार जो है शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मूंगफली के शीतल दाबन पर तेल निकाला जाता है। यह डैश की उपस्थिति को अंकित करता है, कार्बोहाइड्रेट को, वसा, विटामिन या प्रोटीन को। तो यह जो है फैट्स को इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो मूंगफली यानी ग्राउंडनट या पीनट एक तेल बीज फसल ऑयल सीड क्रॉप है। जब इसे शीतल दाबन यानी कोल्ड प्रेशर विधि से दबाया जाता है तो इसे जो है तेल यानी ऑयल निकलता है। तेल का निकलना इस बात का संकेत है कि मूंगफली में जो है वसा यानी फैट्स या लिपिड्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने के काम करता है। प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है। विटामिन शरीर के विभिन्न जो चयापचयी यानी मेटाबॉलिक जो है इसके कार्यों में सहायक करता है। लेकिन तेल ऑयल के केवल जो है फैट ही से ही प्राप्त होती है। ध्यान रखना है कि अगर ऑयल आपको प्राप्त करना है तो उसमें किससे प्राप्त होती है, तो फैट से ही प्राप्त होती है। मूंगफली में लगभग 40 से 50% तेलें फैट्स और 25% तक जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए जो है ऑयल सीड प्लस प्रोटीन रिच क्रॉप दोनों माना जाता है इसे। अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, आपको बताना है। तो दिया है मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो शासन ने 3 अक्टूबर 2024 को कुल 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल जो लैंग्वेज है इसका दर्जा दिया। कौन कौन से? मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को। आमाशय में पचित भोजन आंत्र से होकर गुजरता है ताकि रक्त वाहिकाएं आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकें। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपको बताना है। संचन यानी सर्कुलेशन कहते हैं, संघीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं, या आधान यानी एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एकीकरण यानी इंटीग्रेशन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो एसिमिलेशन है इसे कहा जाता है। तो भोजन के पाचन यानी डाइजेशन के बाद वह छोटी आंत यानी स्मॉल जो इंस्टेंटाइन है वहाँ पर पहुँचता है। यहाँ पर जो है बीली नामक छोटी छोटी जो उंगली नुमा संरचनाएँ होती हैं, कहाँ पर? स्मॉल इंस्टेंटाइन पर। इन बेली में मौजूद रक्त वाहिकाएँ पचे हुए जो पोषक तत्व हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल आदि के जो है शरीर में अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस चरण को आधान यानी एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। जबकि जो एसिमिलेशन यानी संघीकरण है एब्जॉर्प्शन के बाद की प्रक्रिया है जहाँ अवशोषित जो पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंचकर ऊर्जा देने, वृद्धि और मरम्मत में उपयोग होते हैं। जबकि जो सर्कुलेशन है यह रक्त का पूरे शरीर में प्रवाह है। एकीकरण यानी इंटीग्रेशन जो है यह अलग अलग भागों को एक साथ कार्य करता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेते हैं पाचन प्रक्रिया को। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन होता है यानी ग्रहण होता है, तो भोजन का ग्रहण करना। जो डाइजेशन है यानी पाचन, भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ना है। एब्जॉर्प्शन यानी आधान, छोटे अणुओं का रक्त या लसिका में जो है अवशोषण करना है। और एसिमिलेशन यानी संघीकरण इसके बाद होता है, तो कोशिकाओं में पोषक तत्वों का उपयोग है। इसके बाद इजेक्शन होता है यानी त्याग, तो अपचित पदार्थों का बाहर निकालना। ये था स्टेप बाय स्टेप पाचन क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट का अल्सर एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी है। इसकी खोज के लिए 2005 में बैरी मार्शल के साथ किसे जो है फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला, आपको बताना है। जीन पॉल विलेमिन को, रॉबर्ट कोच को, या गैब्रियल पाउच को, या रॉबिन वारेन को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबिन वारेन को मिला था। तो पहले माना जाता था कि जो पेट का अल्सर है, स्टोमक अल्सर या पेप्टिक जो अल्सर है, यह तनाव या एसिड के कारण एसिड के जो है अधिक उत्पादन से होता है। लेकिन 1982 में बेरी जे मार्शल और जे रॉबिन वारेन ने खोज की इसका असली कारण एक बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पॉलिरी या एच पॉलिरी है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि यह बैक्टीरिया पेट की परत गैस्ट्रिक जो लाइनिंग है इसको संक्रमित करता है और अल्सर का कारण बनता है। इसी क्रांति के खोज के लिए जो है बेरी मार्शल और रॉबिन
जो वारेन हैं इन दोनों को जो है 2005 में फिजियोलॉजी मेडिसिन का नोबेल जो पुरस्कार है यह दिया गया था। जीन पॉल विल्मीन उन्होंने जो है माइकोसिस शब्द का प्रयोग किया था फंगल इन्फेक्शन का, जबकि जो रॉबर्ट कोच हैं यह प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने टीबी और कोलेरा की जीवाणु की खोज की। और जो गैब्रियल पाउचेट हैं यह स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्वतः उत्पत्ति पर काम किया। मंद पिच लेकिन तेज ध्वनि में क्या होता है आपको बताना है। फर्स्ट है यानी ए है निम्न आवृत्ति और उच्च आयाम होता है, या उच्च आवृत्ति और निम्न आयाम होता है, या सी है निम्न आवृत्ति और निम्न आयाम होता है, या डी उच्च आवृत्ति और उच्च आयाम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है यही इसका राइट हो जाएगा कि मंद पिच लेकिन तेज ध्वनि में निम्न आवृत्ति और उच्च आयाम होता है, यानी लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड होता है। तो ध्यान रखना है ध्वनि साउंड की जो है दो मुख्य गुण यहाँ काम करते हैं। फर्स्ट पिच, जिसे स्वर या तीव्रता कहते हैं। जो पिच है यह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो जो तीखी या तेज पिच वाली आवाज़ आती है, यानी जो पिच है यह तीखी या तेज हो जाती है, जैसे कि सीटी की आवाज़। अगर लो फ्रीक्वेंसी है तब यह गहरी या मंदी पिच वाली आवाज़ हो जाती है, जैसे कि ढोल की आवाज़। तो ध्यान रखना है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो यह जो है तीखी या तेज पिच वाली आवाज़ होती है, जैसे कि सीटी की आवाज़। अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो यह गहरी मंदी पिच वाली आवाज़ है, जैसे कि ढोल की आवाज़। और सेकेंड है लाउडनेस, यानी तेज धीमी आवाज़। यह जो लाउडनेस है यह जो है एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। अगर हाई एम्पलीट्यूड है तो आवाज़ जो है ज़्यादा तेज होगी, जैसे कि लाउड की। अगर निम्न आयाम है यानी लो एम्पलीट्यूड है तो आवाज़ जो है यह सॉफ्ट होगी, ये ध्यान रखना है। तो अगर पिच जो है सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, और जो लाउडनेस है यह एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो जो आवाज़ है उसकी पिच जो क्या होती है यह तीखी होती है। अगर जो लो फ्रीक्वेंसी है तो उसकी जो पिच है यह मंदी या गहरी होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जबकि जो हाई एम्पलीट्यूड है तो इसमें ज़्यादा है तो इसमें भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा तेज लाउड होता है आवाज़। अगर लो एम्पलीट्यूड है तो आवाज़ जो है धीमी हो जाती है। इसमें तो सेम है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है और जो पिच है इसका जो अपोजिट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार के देसी स्कूलों में शिक्षा पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए किस स्कॉटिश व्यक्ति को नियुक्त किया था, आपको बताना है। जोसेफ हॉथॉर्न को, एंथनी मैककॉर्नेल को, विलियम एडम को, या जॉन सार्जेंटे को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जोसेफ हॉथॉर्न को। सॉरी, आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर जो सी है राइट होगा, विलियम एडम को। चलिए इस बार एक कुछ मतलब ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ देते हैं। तो 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार के देसी स्कूलों में शिक्षा पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए किस स्कॉटिश जो व्यक्ति हैं इसे नियुक्त किया था। नियुक्त किया है जो विलियम एडम हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली खासकर देसी स्कूलों की स्थिति को समझने के लिए एक सर्वे कराया। इसके लिए स्कॉटलैंड के मिशनरी विलियम एडम को नियुक्त किया गया, जिन्होंने 1835 से 1838 के बीच एडम रिपोर्ट्स तैयार किए, जिनमें बंगाल और बिहार के स्थानीय देसी स्कूलों की स्थिति का वर्णन किया। उनकी रिपोर्ट में यह पता चला कि गांव में परंपरागत पाठशालाएं थे, शिक्षा का स्तर निम्न था, शिक्षक अधिकतर स्थानीय थे, पाठ्यक्रम में धार्मिक ग्रंथ, गणित, प्रारंभिक भाषा में शिक्षा शामिल थी। और अक्टूबर 2024 में डीआरडीओ ने वसोरैड्स वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है, मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो ये किया है पोखरण राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। तो डीआरडीओ ने 3 और 4 अक्टूबर 2024 को पोखरण राजस्थान में वसोरैड्स मिसाइल के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। यह मिसाइल कम दूरी की हवाई खतरों जैसे कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाली विमानों और ड्रोनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई थी। यह स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें इमेजिंग, इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकें जो हैं शामिल हैं।
तीखा स्वाद किस रासायनिक यौगिक के कारण होता है? आपको बताना है। कैफीन के कारण या कैप्साइसिन के कारण, इथेनॉल के कारण या टेनिन के कारण। तो जो तीखा स्वाद है यह जो है कैप्साइसिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कैप्साइसिन एक रासायनिक यौगिक है जो मिर्च यानी चिली पेपर में पाया जाता है। यह हमारी जीभ और मुंह के तंत्रिका पेन रिसोर्ट्स को उत्तेजित करता है, जिससे तीखा या जलन वाला स्वाद यानी पंगेंट टेस्ट महसूस होता है। वास्तव में यह स्वाद नहीं बल्कि दर्द या गर्मी की अनुभूति है जिसे हमारा दिमाग तीखा मानता है। इसका यूज कर देख लेते हैं। तो कैप्साइसिन का जो उपयोग है मिर्च स्प्रे यानी पेपर स्प्रे बनाने में, औषधियों और दर्द निवारक क्रीम पेन रिलीफ जो क्रीम है यहाँ पर किया जाता है। जो कैफीन है यह जो है कड़वे यानी बीटर स्वाद के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि कॉफ़ी और चाय में पाए जाते हैं। इथेनॉल जो है शराब में पाए जाने वाला एक यौगिक है। यह तीखा नहीं बल्कि हल्का जलन और गर्माहट देता है। जबकि जो टैनिन है यह कसैला स्ट्रिंगनेट स्वाद होता है इसका। यह चाय, अंगूर की खाल और वाइन में होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मोघर या मोरघर योजना जो है शुरू की है ताकि जो है कच्चे घरों को पक्के घरों में बदला जा सके? आपको बताना है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या झारखंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने ही मोघर या मेरा घर योजना है यह शुरू की है ताकि कच्चे घरों को पक्के घरों में बदला जा सके। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। मोघर योजना का अर्थ मेरा घर है। इस जो है उड़ीसा सरकार ने शुरू किया ताकि जिन लोगों के पास कच्चा हाउस है उन्हें जो है पक्का घर यानी पक्का हाउस दिया जा सके। यह योजना गृह निर्माण और आवास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाई गई थी। खासकर गरीब और ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिलता है। मोघर योजना का उद्देश्य क्या है? तो झुग्गी या कच्चे मकानों को खत्म करना है, हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है, ग्रामीण विकास और जीवन स्तर को सुधारना है। छत्तीसगढ़ में मोर जमीन, मोर मकान जैसी योजनाएं लाई गई थी, जबकि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में बंगला आवास योजना लागू की गई थी, जबकि झारखंड में बिरसा आवास योजना लाई गई थी। नेक्स्ट है ओजोन परत क्षरण के खतरनाक प्रभावों को समझने के बाद किस कार्यक्रम के अंतर्गत CFC के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया? आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, प्राकृतिक अवस्था पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या संघीय ऊर्जा प्रबंधन कार्यक्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ओजोन लेयर हमें जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रे हैं इनसे हमें बचाती हैं। 1970 से 80 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और अन्य ग्रीन हाउस गैसें जो हैं ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही हैं। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के नेतृत्व में 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। इसके तहत जो है CFCs और अन्य ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस ODS के उत्पादन और उपयोग पर वैश्विक प्रतिबंध लगाया गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी आबादी निम्नलिखित में से किसकी होती है? आपको बताना है। इन दी फूड चेन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? द्वितीय उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर की, या उत्पादक या डिकम्पोजर यानी विघटन की। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी जो आबादी होती है यह डिकम्पोजर की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन और पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे नीचे उत्पादक प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ होते हैं, जैसे कि हरे पौधे, शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन। ये जो है सूर्य से ऊर्जा लेकर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना जो है भोजन का निर्माण करते हैं। चूँकि ये पूरे खाद्य जाल का आधार है, इनकी संख्या यानी पॉपुलेशन सबसे अधिक होती है। इनके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो हर्बीवोरस हैं, और फिर उसके बाद
द्वितीयक उपभोक्ता कार्निवोरस है और उसके ऊपर जो है तृतीयक या शीर्ष उपभोक्ता टॉप प्रेडेटर्स हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर हैं ये उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, इनकी संख्या कम होती है। जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं ये उत्पादकों को खाते हैं लेकिन उत्पादकों से इनकी जो संख्या है कम होती है। जो डिकम्पोजर यानी विघटन है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में फैले होते हैं। इनकी जनसंख्या पिरामिड इस संदर्भ में उतना उपयुक्त नहीं है, ध्यान रखना है, लेकिन सबसे अधिक होते हैं। तो सबसे अधिक प्रोड्यूसर प्राइमरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को साथ ज़रूर कीजिए शेयर और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जो चैनल है इसके आप लोग नोटिफिकेशन है ऑल पर ज़रूर सेट कर लें ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है सभी सीरीज़ की जो वीडियो आप लोगों को अपलोड की जाएगी सबसे पहले आपको पहुँचे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।